everyone, I once again welcome you all to Law Beta's YouTube channel and आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली लॉ से रिलेटेड वो सारे ही क्वेश्चंस के बारे में जो कि पूछे गए हैं इन द प्रीवियस AIB एग्जामिनेशंस, ठीक है, विच इंक्लूड्स बोथ द हिंदू लॉ एज वेल एज द मुस्लिम लॉ. Before beginning with the video, I would like to give a small information over here and that is कि हमने AIB से रिलेटेड पूछे जाने वाले सारे ही सब्जेक्ट्स की सेपरेट PDF फाइल्स जो है वो क्रिएट कर दी है विद देयर रिस्पेक्टिव आंसर की एज वेल, ठीक है. और आपको मतलब अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स को रेफर नहीं करना पड़ेगा. आपको एक जगह पे ही सारे ही सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मतलब बाइफिकेटेड हमें PDF फाइल्स जो है वो बनाई है, ठीक है. और अगर आपको ये कंप्लीट PDF सेट जो है वो परचेज करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन हैंडल्स जो कि आपको अभी डिस्प्ले कर दी जाएगी आपकी स्क्रीन पे, ठीक है. तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अब हम बढ़ते हैं अपने आज के डिस्कशन की तरफ एंड जो हम डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन ऑफ AIB 19. तो जो पहला क्वेश्चन है वो कंसर्न है सपिंड रिलेशनशिप से, ठीक है. यानी किन लोगों के बीच शादी जो है वो लीगली अलाउड नहीं है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, ठीक है. इसमें आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है दैट इज सेक्शन 3F 1 2 एंड एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3G एंड 5V, ठीक है. ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यही ये सारे सेक्शंस हैं जो कि डिस्कस करते हैं अबाउट द सपिंड रिलेशनशिप्स, ठीक है. तो आपका जो सेक्शन 3F है वो सपिंड रिलेशनशिप की डेफिनेशन देता है एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लॉज F सब क्लॉज 1 एंड 2 ये क्लॉजेस बताते हैं कि सपिंड रिलेशनशिप किस रेंज तक जो है वो होता है, ठीक है. मतलब दो पर्सन सपिन रिलेशनशिप में कब आते हैं, ठीक है. वो तब आते हैं जब लीनियन एसेंडेंट के थ्रू वो रिलेटेड हो और रिलेशनशिप एक्सटेंड करता हो टिल द फिफ्थ जनरेशन ऑन द फादर्स साइड एंड थर्ड जनरेशन ऑन द मदर्स साइड, ठीक है. तो अगर जो मेल है और जो फीमेल है वो एक ही एंसेस्टर से रिलेटेड है विद इन अलाउड जनरेशन लिमिट तो उनकी शादी जो है वो मना है, वो लीगली वैलिड नहीं है, ठीक है. और वही जो एक्सप्लेनेशन है टू सेक्शन 3 क्लॉज G वो बात करता है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की. ये एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई करता है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, जो सपिंड कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करता है, ठीक है. ये सेक्शन डायरेक्टली सपिंड डिफाइन नहीं करता लेकिन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की कंप्यूटेशन एक्सप्लेन करता है, इसलिए ये ऑप्शन में इंक्लूडेड है. और वही जो सेक्शन 5 क्लॉज 5 जो है वो कंडीशन बताता है फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज. और सेक्शन 5 क्लॉज V जो है वो कहता है कि मैरिज कब वैलिड होती है. तो मैरिज जो है वो तब वैलिड होती है जब पार्टी सब इन रिलेशनशिप में ना हो एक्सेप्ट वे कस्टम परमिट सच मैरिज. मतलब अगर लड़का लड़की सब इन रिलेशनशिप में है तब जो उनकी शादी है वो इनवैलिड होगी जब तक उनका जो वैलिड कस्टम है वो अलाउ ना करे, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो वो बोलता है कि अंडर सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 द डिवोर्स्ड पर्सन टू मैरी अगेन, ठीक है. अगर सेक्शन 15 के अंदर जो है कोई डिवोर्स्ड पर्सन है तो वो कब मैरिज जो है वो फिर से कर सकता है, ठीक है. तो पहला ऑप्शन है कि क्या उसको वेट करना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री, ठीक है, डिवोर्स डिक्री से. दूसरा है कि क्या उसको वेट करना पड़ेगा फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री. एंड तीसरा इज की मे मैरी इमीडिएटली देयर आफ्टर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट. एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट कि वो तुरंत जो है शादी कर सकता है विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट बिकॉज ये उसका एक राइट है, ठीक है. तो जब मैरिज डिसॉल्व हो जाए बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स तो पार्टीज दोबारा शादी कर सकते हैं. कब कंडीशंस होती है अगर अपील का जो राइट है वो नहीं है या फिर अपील का टाइम जो है वो एक्सपायर हो गया है विदाउट अपील या अपील फाइल हुई थी बट जो है वो उस अपील को डिसमिस कर दिया गया, ठीक है. तो इन कंडीशंस के बाद रीमैरिज जो है वो अलाउड है. डिवोर्स फाइनल हो जाने के बाद कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है और कोई भी फिक्स्ड वेटिंग पीरियड 1 ईयर का या फिर 6 मंथ्स का ऐसा कोई भी पीरियड नहीं होता है. पर्सन जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट दोबारा शादी कर सकता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट ओवर हियर. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है एंड वो कहता है कि आरती और राजेश की जो शादी है वो 5 साल उस शादी को हो चुके हैं, ठीक है. एंड राजेश की तरफ से कॉन्टिन्यूस क्रुएलिटी की वजह से आरती को इमोशनल और मेंटल डिस्ट्रेस हो रहा है. आरती सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1A के अंडर डिवोर्स फाइल करती है. अब ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है वो पूछा गया है यहाँ पे. तो पहला ऑप्शन इज कि आरती सिर्फ अडल्ट्री के ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकती है. दूसरा इज कि आरती क्रुएलिटी के ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकती है अगर मेंटल या फिजिकल क्रुएलिटी जो है वो प्रूव हो जाए तो, ठीक है. थर्ड ऑप्शन इज कि क्रुएलिटी एक्ट में रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड नहीं है. एंड लास्ट ऑप्शन इज कि आरती को प्रूव करना होगा कि क्रुएलिटी जो है वो इंटेंशनल थी. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कि आरती कैन सीक डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएलिटी एज लॉन्ग एज शी प्रूव्स मेंटल और फिजिकल क्रुएलिटी, ठीक है. तो जो सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1A है वो बताता है क्रुएलिटी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स के बारे में. एंड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 स्पाउस डिवोर्स जो है वो फाइल कर सकता है अगर दूसरा स्पाउस उसके साथ क्रुएलिटी करे, ठीक है.
मैरिज डिसॉल्व हो सकती है अगर रिस्पोंडेंट ने पेटिशनर के साथ क्रुएलिटी की हो तो। आरती डिवोर्स ले सकती है अगर वो प्रूव कर दे कि राजेश ने फिजिकल क्रुएलिटी की है, जैसे कि मारपीट करना या फिर वॉयलेंस करना, और राजेश ने मेंटल क्रुएलिटी की है। मेंटल क्रुएलिटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन दिस एम्बेट, जैसे कि इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, ठीक है, थ्रेट्स, इमोशनल अब्यूज, कुछ भी, ठीक है। लॉ जो है वो मेंटल क्रुएलिटी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है जितनी कि फिजिकल क्रुएलिटी को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑन मैटर्स वेयर दाया भाग इज साइलेंट व्हाट प्रिवेल्स, ठीक है। क्या प्रिवेल करता है? लोकल कस्टम्स प्रिवेल करेंगे, स्मृतिज प्रिवेल करेंगी, श्रुतिज प्रिवेल करेंगी, या फिर मिताक्षरा जो है वो प्रिवेल करेगा। तो ये क्वेश्चन हिंदू लॉ के दो मेजर स्कूल से रिलेटेड है, दैट इज दायभाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो कि मेनली बंगाल वाले साइड में प्रिवेल करता है, एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो कि रेस्ट ऑफ द इंडिया में प्रेवलेंट है, ठीक है। एंड जब दायभाग स्कूल किसी इशू पर रूल प्रोवाइड नहीं करता तो कोर्ट्स जो है वो मिताक्षरा प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। मिताक्षरा ब्रॉडर और वाइडली एक्सेप्टेड स्कूल है, इसलिए गैप फिलिंग के लिए ये जो है इसे यूज किया जा सकता है। एंड जो ट्रेडिशनली मतलब हायरार्की जो फॉलो होती है, दैट इज दायभाग टेक्स्ट, अगर वो साइलेंट है तो मिताक्षरा प्रिंसिपल्स, और अगर वो भी साइलेंट है तो फिर हम कस्टम्स की तरफ देखते हैं अगर वो प्रूव हुए हैं तो। इसलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है मिताक्षरा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से एक प्रॉब्लम बेस्ड सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है कस्टडी से अंडर द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890। तो क्वेश्चन कहता है कि निशा और आकाश सेपरेट हो चुके हैं और दोनों अपने माइनर चाइल्ड आरव की कस्टडी चाहते हैं, ठीक है। निशा प्राइमरी केयर गिवर रही है, जबकि आकाश जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आर्ग्यूमेंट दे रहा है। दोनों कोर्ट अप्रोच करते हैं अंडर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890। अब कोर्ट कस्टडी डिसाइड करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या कंसिडर करेगी, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्या वो दोनों पेरेंट्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखेगी, या फिर वो चाइल्ड के जेंडर को देखेगी, या फिर वो वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को देखेगी, या फिर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर पेरेंट को ऑटोमेटिक जो कस्टडी है वो ग्रांट कर देगी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज अ वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, वो करेक्ट ऑप्शन है। कोर्ट उसी चीज को देखेगी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करते वक्त कंसिडर करेगी माइनर का वेलफेयर, उसका एज, उसका जेंडर, उसका रिलीजन, कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ गार्जियन, चाइल्ड की प्रेफरेंस, ठीक है, अगर वो ओल्ड इनफ है इस चीज़ को बताने के लिए तो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द वेलफेयर ऑफ द माइनर, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है ऑफ द कोर्ट, दैट इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन। इंडियन कस्टडी लॉ का ये एक गोल्डन रूल है, मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है, डिसिसिव नहीं है, ठीक है। इमोशनल केयर, स्टेबिलिटी, अपब्रिंगिंग ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए कोर्ट वो देखेगी, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, हम यहाँ पे मैच करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है दैट इज अ स्पोकन वर्ड्स, वो मैच हो जाता है सुन्नतुल क्वाल से, ठीक है। देन इज दीपिका वर्सेस कैट, ये एक केस है, तो ये आपका मैच हो जाता है अटिपिकल रिलेशनशिप से, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 से। फिर जो साइलेंस है वो आपका मैच हो जाता है सुन्नत उल तकरीर से, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है दैट इज अस्कौर वर्सेस करतार सिंह का केस, तो ये आपका मैच हो जाता है कस्टमरी लॉ से, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 से। एंड लास्ट इज शारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये आपका मैच हो जाता है ट्रिपल तलाक से, ठीक है। तो हम मैच करते हैं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज ए का आई, देन बी का 4, देन सी का 3, देन डी का 2 एंड ई का जो है वो वी, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो वी हैव अगेन अ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन एंड इट इज सेइंग कि फातिमा एक मुस्लिम वुमन को उसके हस्बैंड इमरान ने तलाक दे दिया है, ठीक है। फिर फातिमा अपने लिए और अपने दो माइनर चिल्ड्रन के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, एंड इमरान का इस केस में कहना है कि फातिमा ने री मैरिज कर ली है, इसलिए उसे मेंटेनेंस जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है गिवन स्टेटमेंट्स में से वो करेक्ट है, वो सही है। तो हम वन बाय वन इन ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज कि फातिमा मेंटेनेंस की हकदार नहीं है क्योंकि उसने री मैरिज कर लिया, ठीक है, मतलब कि उसने फिर से शादी कर ली है, इसलिए अब उसे कोई भी मेंटेनेंस जैसा चीज नहीं मिल सकता है। देन दूसरा ऑप्शन है कि फातिमा सिर्फ 3 महीने तक मेंटेनेंस की हकदार है। तीसरा इज कि फातिमा अपने लिए इद्दत पीरियड तक और अपने बच्चों के लिए जब तक वो सेल्फ सपोर्टिंग ना हो जाए मेंटेनेंस की हकदार है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज कि फातिमा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इनडेफिनेट मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सकती है। तो यहाँ पे मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है, एज वेल एज क्लासिकल मुस्लिम लॉ प्रिंसिपल्स, और जो सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है, सप्लीमेंट्री रेमेडी विच इज नाउ सेक्शन 144 ऑफ द न्यू बीएनएसएस, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। एंड मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हस्बैंड की ड्यूटी है डिवोर्स्ड वाइफ को इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस देना। इद्दत पीरियड यूजुअली 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या फिर 3 ल्यूनर मंथ्स या फिर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, अगर वेमेन प्रेग्नेंट है तो उन सारे कंडीशंस पे डिपेंड करती है। एंड री मैरिज के बाद हस्बैंड की
ड्यूटी वाइफ के लिए जो है वो खत्म हो जाती है इद्दत के बाद, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन का मेंटेनेंस अलग ऑब्लिगेशन है। फादर की ड्यूटी है माइनर चिल्ड्रन को मेंटेन करना, एंड ये ड्यूटी जो है वो कंटिन्यू करती है जब तक चिल्ड्रन जो है वो सेल्फ सपोर्टिंग ना हो जाए, ठीक है। एंड वाइफ की रीमैरिज से चिल्ड्रन का जो मेंटेनेंस है वो अफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज फातिमा इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फॉर हरसेल्फ ड्यूरिंग हर इद्दत पीरियड एंड फॉर हर चिल्ड्रन अंटिल दे आर सेल्फ सपोर्टिंग, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है कि जो रेमेडी है ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये कौन से सेक्शन में दी गई है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। सो ये आपको दी गई है अंडर सेक्शन 9, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर हस्बैंड या वाइफ बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के दूसरे स्पाउस से अलग रहते हैं, तो अग्रीव्ड स्पाउस कोर्ट में जो है वो पिटिशन फाइल कर सकता है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, एंड कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि स्पाउस जो है वो वापस से कोहाबिटेशन को रिज्यूम करें, ठीक है। अगर मैं इसको और सिंपल वे में समझा दूं, तो अगर हस्बैंड वाइफ को छोड़कर चला गया या वाइफ बिना रीजन के अलग रह रही है, तो दूसरा स्पाउस कोर्ट से कह सकता है कि मुझे मेरी जो मैरिड लाइफ है वो वापस चाहिए, एंड इसी रेमेडी को हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन मे टू पर्संस बी सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड इन अकॉर्डेंस विद द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो हमें मिलती है सेक्शन 3 क्लॉज सी में ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्राइन ब्लड की। एक्ट में ब्लड रिलेशनशिप्स को डिफाइन किया गया है फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, ठीक है। एंड हाफ ब्लड की जो लीगल डेफिनेशन है वो ये है कि दो पर्सन हाफ ब्लड से तब रिलेटेड होते हैं जब दोनों के सेम फादर हो, मदर्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, यानी कॉमन एंसेस्टर सेम है पर वाइफ्स जो है वो अलग है, ठीक है। और इसीलिए आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय डिफरेंट वाइव्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाता है। अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन के तौर पे बताऊं, तो जो फुल ब्लड होता है उसमें सेम फादर प्लस सेम मदर होती है, हाफ ब्लड में सेम फादर होती है लेकिन डिफरेंट मदर्स होते हैं, एंड यूट्राइन ब्लड में सेम मदर बट डिफरेंट फादर्स जो है वो होते हैं, ठीक है। सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि इनमें से कौन सा जनरली कंसिडर नहीं किया जाता है एज अ वैलिड कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन इज कि द पार्टी शुड नॉट हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, तो ये कंसिडर किया जाता है। आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं कंसिडर किया जाता है, नॉट, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। देन सेकंड ऑप्शन इज कि द पार्टीज शुड बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, शुड बी विद इन द डिग्रीज, नो दे शुड नॉट बी विद इन द दिस प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो यहाँ पे यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 5 जो है वो कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज बताता है, पार्टीज के पास कोई भी लिविंग स्पाउस जो है वो नहीं होनी चाहिए, पार्टीज विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, पार्टीज सपिन रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड अर्लियर जो है वो एपिलेप्सी डिस्क्वालिफिकेशन थी, लेकिन अमेंडमेंट के बाद अब इस डिस्क्वालिफिकेशन को हटा दिया गया है, ठीक है। बट ठीक है, हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो बात करता है कि जो सेक्शन 13 क्लॉज 1 है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट वो क्या प्रोवाइड करता है, क्या वो ग्राउंड्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स प्रोवाइड करता है, या फिर ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन प्रोवाइड करता है, या फिर वो ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन 13 क्लॉज 1 जो है वो आपको प्रोवाइड करता है ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन एज वेल एज ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, ठीक है। एंड इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वो ग्राउंड्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है वो नहीं प्रोवाइड करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो नहीं इंक्लूड होगा उसमें। जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स सेक्शन 10 क्लॉज 1 में दिए गए हैं, और ये ग्राउंड्स लार्जली सेम हैं जो सेक्शन 13 में डिवोर्स के लिए है, ठीक है। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है। एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, तो सेक्शन 13 क्लॉज 1 में इंक्लूडेड है अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिसर्टेशन, कन्वर्जन, मेंटल डिसऑर्डर, वेनेरियल डिजीज, रिनंसिएशन एंड नॉट हर्ड अलाइव फॉर 7 years, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बातिल मैरिज इन मुस्लिम लॉ, ठीक है। मुस्लिम लॉ में बातिल मैरिज का क्या मीनिंग होता है, तो उसका मतलब होता है वॉइड मैरिज, ठीक है। मुस्लिम लॉ में मैरिजेस को वैलिडिटी के बेसिस पर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि सही जो है वो वैलिड मैरिज होती है, बातिल जो है वो वॉइड मैरिज होती है, और वहीं जो फासिद होती है वो इरेगुलर मैरिज होती है। एंड बातिल मैरिज का मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि कंप्लीटली वॉइड, उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है, एंड मैरिज जो है वो लॉ की नज़र में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी ऐसी शादी जो है वो शुरू से ही इनवैलिड होती है, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ बातिल मैरिज, सो जैसे कि मैरिज विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज, ठीक है, मदर के साथ शादी, सिस्टर के साथ शादी, ठीक है, तो ये सारी बातिल मैरिज है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विच मे बी डिसॉल्व बाय द वाइफ अंडर अ पावर डेलीगेटेड टू हर कॉल्ड अंडर द मुस्लिम लॉ, ठीक है।
उसे क्या कहते हैं? सो मुस्लिम लॉ में नॉर्मली तलाक देने का जो राइट है वो हस्बैंड के पास होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हस्बैंड ये पावर जो है वाइफ को डेलीगेट कर सकता है, एंड इस डेलीगेटेड डिवोर्स को कहते हैं तलाक़ तफवीज़। सो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। एंड इसका क्या मतलब होता है, इसमें हस्बैंड अपनी जो तलाक देने की पावर है वो वाइफ को ट्रांसफर कर देता है, एंड वाइफ जो है वो स्पेसिफाइड कंडीशंस में खुद डिवोर्स जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि ये जो डेलीगेटेड डिवोर्स है, तलाक़ तफवीज़ है, वो कब यूज़ होता है, तो ये पावर यूजुअली निकाह नामा यानी कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होती है। जैसे हस्बैंड सेकंड मैरिज कर ले, या फिर वाइफ को किसी भी टाइप की कोई क्रुएलिटी हो फिजिकल और मेंटल, या फिर हस्बैंड मेंटेनेंस ना दे, तो ऐसी कंडीशन फुलफिल होने पर वाइफ जो है वो तलाक एक्सरसाइज कर सकती है। ठीक है, और ये एक वैलिड फॉर्म ऑफ डिवोर्स है, एंड डेलीगेशन हस्बैंड की मर्जी से ही होती है। वाइफ का इंडिपेंडेंट राइट बन जाता है कंडीशंस के अंडर में। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ हिंदू बॉय एंड अ हिंदू गर्ल मे बी मैरिड अंडर द फॉलोइंग लॉ। क्या वो सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में शादी कर सकते हैं, या फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में शादी कर सकते हैं, या फिर वो दोनों में ही शादी कर सकते हैं? सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि वो दोनों में ही शादी कर सकते हैं। तो एक हिंदू बॉय और हिंदू गर्ल अपनी शादी दो अलग लॉज के अंडर कर सकते हैं, दैट इज आइदर अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 और अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। दोनों वैलिड है डिपेंडिंग ऑन चॉइस ऑफ पार्टीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स वर राइट्स इन द कोपासनरी प्रॉपर्टी मेड अवेलेबल टू अ गर्ल चाइल्ड एज वेल। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ये चीज़ ये अमेंडमेंट लाया गया था, ये चीज़ ऐड की गई थी? सो दैट इज द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस अमेंडमेंट ने सेक्शन 6 को अमेंड करके डॉटर्स को इक्वल कोपासनरी राइट्स दिए थे। एंड बिफोर दी अमेंडमेंट क्या पोजिशन थी? सो बिफोर 2005 सिर्फ जो सन्स होते थे, बेटे जो होते थे, वही कोपासनर्स होते थे। डॉटर्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बर्थ राइट नहीं था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद डॉटर बिकम्स कोपासनर बाय बर्थ। ठीक है, दे गेट द सेम राइट्स एज सन, एंड राइट टू डिमांड पार्टीशन, राइट टू बिकम करता। ठीक है, एज पर द लेटर जजमेंट्स, ये सब चीज वो उनको अब अवेलेबल है। सो डॉटर इक्वल्स टू सन इन द प्रॉपर्टी राइट्स में। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन द एडॉप्टिव फादर एंड हिज एडॉप्टिव डॉटर फॉर अ वैलिड अडॉप्शन? क्या एज डिफरेंस होनी चाहिए? सो वो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज 21 ईयर्स। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, जहाँ पे आपको अदर कंडीशंस गिवन है फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, वहीं पे ये रूल जो है वो मेंशन है कि अगर मेल अडॉप्टिव पेरेंट एक फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट कर रहा है, तो जो अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टेड डॉटर के बीच एज डिफरेंस है वो मिनिमम 20 ईयर्स का होना ज़रूरी है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं अब AIB 17 की, और उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पूछता है कि सपिंड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। सो दिस हैज़ बीन अगेन रिपीटेड एज आई हैव डिस्कस्ड विद यू अर्लियर ऑल्सो, कि फिफ्थ जनरेशन तक हम काउंट करते हैं ऑन द फादर्स साइड इंक्लूसिव, एज वेल एज थर्ड जनरेशन तक हम काउंट करते हैं ऑन द मदर्स साइड। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है। और सपिन रिलेशनशिप की जो लीगल डेफिनेशन है वो प्रोवाइडेड है आपको सेक्शन 3 क्लॉज F में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि इनमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है फॉर डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, तो आपका जो ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स है वो प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 के अंडर में। और अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग मेंटल डिसऑर्डर ग्राउंड है, विनेरियल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म भी ग्राउंड है, इनक्यूरेबल अनसाउंड माइंड भी ग्राउंड है, लेकिन लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ्स ऐसा कोई भी ग्राउंड वहाँ पे मेंशन नहीं है। इसीलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं वो कौन से एक्ट के अंडर में जो डिवोर्स है वो ऑब्टेन कर सकते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1869। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सेक्शन 12 है ऑफ द हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 वो किस चीज़ से डील करता है? क्या वो राइट्स ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी से डील करता है, या फिर एडॉप्शन के इफेक्ट से डील करता है, या फिर प्रजम्पशन एज टू द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अडॉप्शन से डील करता है, या फिर कैंसलेशन ऑफ एडॉप्शन से डील करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कि वो इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन से डील करता है। ठीक है। वैलिड एडॉप्शन के बाद एडॉप्टेड चाइल्ड को एडॉप्टिव फैमिली में पूरी तरह से इंटीग्रेट जो है वो माना जाता है, एंड जो एडॉप्टिव चाइल्ड के जो मतलब एडॉप्टेड जो चाइल्ड होता है वो ट्रीट किया जाता है एज अ नेचुरल चाइल्ड। ठीक है, उसको सेम राइट्स मिलते हैं जैसे कि किसी भी बायोलॉजिकल चाइल्ड को मिलते हैं, एंड टाइज विद नेचुरल फैमिली जो है वो सिवियर्ड मानी जाती है। एडॉप्शन के बाद नेचुरल फैमिली से लीगल टाइज जो है वो खत्म हो जाते हैं, एंड एडॉप्टिव फैमिली में फुल मेंबरशिप, फुल रिलेशनशिप जो है उसकी वो डेवलप हो जाती है, एंड एडॉप्टेड चाइल्ड को इनहेरिटेंस राइट्स मिलते हैं एडॉप्टिव फैमिली में। ठीक है।
तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। देन अगर मैं बात करूँ सेक्शन 16 की, तो वो डील करता है विद द प्रिजम्पशन ऑफ एडॉप्शन से, एंड जो सेक्शन 11 है वो बात करता है कंडीशंस फॉर वैलिड एडॉप्शन की, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कि मुस्लिम वुमेन हैज़ द ऑप्शन टू बी गवर्न बाय सेक्शंस 125 टू 128 ऑफ सीआरपीसी 1973, which is now section 144 to 147 of the BNSS, which section of the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 deals with this, ठीक है। क्या सेक्शन 5, सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 7 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है दैट इज सेक्शन 5 वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमन और उसका फॉर्मर हस्बैंड म्यूचुअल कंसेंट से चूज कर सकते हैं कि उनका मेंटेनेंस डिस्प्यूट सीआरपीसी सेक्शंस 125 टू 128 के अंडर डिसाइड हो, ठीक है। अब इसका बीएनएसएस में मैंने करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस आपको बता ही दिया है। एंड नॉर्मली मुस्लिम डिवोर्स्ड वुमेन जो है वो 1986 एक्ट के अंडर मेंटेनेंस क्लेम करती है, बट सेक्शन 5 कहता है कि अगर दोनों पार्टीज अग्री करें तो वो सीआरपीसी के मेंटेनेंस प्रोविजंस जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज जो आपका सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी वो रिलीजन न्यूट्रल है, ठीक है। वो एक सेक्युलर जो सेक्शन है उसका वाइडर मेंटेनेंस राइट्स है एज वेल एज वो डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिवेंट करता है, इसलिए सेक्शन 5 एक ऑप्शनल रेमेडी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और शाहबानो का जो केस था उसमें मुस्लिम वुमेन सीआरपीसी 125 के अंडर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ऐसा कहा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि इनमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है ऑफ वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज चाइल्ड मैरिज वो करेक्ट ऑप्शन है। सेक्शन 11 कहता है कि मैरिज वॉइड होगी अगर सेक्शन 5 के फॉलोइंग क्लॉजेस वॉयलेट हो, जैसे कि सेक्शन 5 का क्लॉज 1 जो कि बायगेमी की बात करता है, देन सेक्शन 5 का क्लॉज 4 जो कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करता है, एंड सेक्शन 5 का क्लॉज 5 जो कि सपिंड रिलेशनशिप की बात करता है। तो इन तीनों ही केसेस में जो मैरिज होती है वो वॉइड हो जाती है, लेकिन चाइल्ड मैरिज के केस में मैरिज जो है वो वॉइड नहीं होती है, ऑटोमेटिकली वो वॉइडेबल होती है ऑन द ऑप्शन ऑफ माइनर स्पाउस, ठीक है। एंड दिस इज गवर्न बाय प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो प्रोविजन है फॉर मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट इन हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 वो कौन से सेक्शन में गिवन है, तो वो आपको गिवन है सेक्शन 24 दैट इज ऑप्शन नंबर सी के अंडर में, ठीक है। अगर हस्बैंड या वाइफ के पास सफिशिएंट इनकम नहीं है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि दूसरा स्पाउस प्रोसीडिंग्स के दौरान मेंटेनेंस से लिटिगेशन एक्सपेंसेस पे करे, ठीक है। और ये जो पेंडेंटे लाइट है उसका मतलब होता है केस चलने के दौरान जब तक आपका केस जो है वो फाइनल वर्डिक्ट पे नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। एंड अगर वाइफ के पास इनकम नहीं है या हस्बैंड जो है वो फाइनेंशियली वीकर है तो कोर्ट कह सकती है कि केस चलने तक मंथली मेंटेनेंस जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है सेक्शन 24 वो जेंडर न्यूट्रल सेक्शन है, ठीक है। बिकॉज मतलब इसका कि वो दोनों पे ही एप्लीकेबल है, चाहे तो हस्बैंड वाइफ को दे या वाइफ हस्बैंड को दे, ठीक है। और ये टेम्पररी मेंटेनेंस होता है टिल द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि अ मुस्लिम वाइफ मे sue फॉर डिवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 इफ द हस्बैंड हैज बीन insane फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी years, whether 1 year, 2 years, 5 years or 7 years. So the correct option is option number B, that is 2 years. तो सेक्शन 2 जो है वो ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स बाय वाइफ के बारे में बताता है ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट ऑफ 1939, एंड ये सेक्शन मुस्लिम वाइफ को स्पेसिफिक ग्राउंड्स देता है जिनके बेसिस पर वो डिवोर्स यानी कि फर्स्ट डिमांड कर सकती है, और इसमें से इंसेनिटी एक ग्राउंड है। सेक्शन 2 के अंडर वाइफ डिवोर्स फाइल कर सकती है अगर हस्बैंड जो है वो 2 साल तक इंसेन रहा हो, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो इंसेनिटी है वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 व्हेन अ डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हैज बीन पास्ड, हु कैन अप्लाई फॉर डिवोर्स इफ देयर हैज बीन नो रेस्टिट्यूशन फॉर 1 ईयर और मोर आफ्टर द डिक्री, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है डज परमिट एनी पार्टी टू डू दैट, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सो सेक्शन 13 क्लॉज 1A सब क्लॉज 2 जो है ये प्रोविजन अलाउ करता है डिवोर्स कब अलाउ करता है, तब जब आरसीआर यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का डिक्री पास हो चुका हो और 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम तक कोहाबिटेशन जो है वो रिज्यूम नहीं हुआ है, तब आइदर पार्टी जो है वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा सेक्शन ऑफ द हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 डील करता है विद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। सो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज सेक्शन 23 जो है वो डील करता है, ठीक है। कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त किन फैक्टर्स को कंसिडर करेगी ये सेक्शन 23 में दिया है, एंड कोर्ट डिसाइड करेगी मेंटेनेंस का अमाउंट बेस्ड ऑन पोजिशन एंड स्टेटस ऑफ पार्टीज, रीजनेबल वांट्स ऑफ क्लेमेंट, ठीक है, इनकम एंड प्रॉपर्टी दोनों ही पार्टीज का, या उनके ऊपर नंबर ऑफ डिपेंडेंट
नीड्स कितने हैं, जस्टिफिएबल ग्राउंड्स फॉर लिविंग सेपरेटली, ठीक है। एंड मेंटेनेंस का अमाउंट फिक्स्ड नहीं होता है, वो केस टू केस डिसाइड होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। और कोर्ट ये नहीं कह सकती सिर्फ पैसा कितना है, बल्कि लाइफस्टाइल क्या था, नीड्स क्या है, हस्बैंड अफोर्ड कर सकता है या नहीं, उस बेसिस पर मेंटेनेंस अमाउंट जो है वो डिसाइड होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के बारे में बताता है, वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सी डेट पे जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, दैट केम इनटू फोर्स, दैट केम इनटू ऑपरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज 18th मई ऑफ 1955, ठीक है। ये एक्ट पास हुआ था बाय द पार्लियामेंट 1955 में, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 18 मई 1955, एंड इसी डेट से हिंदू मैरिजेस स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के अंडर आ गई थी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 गवर्न, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज को गवर्न करेगी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, तरवाद, तवज़ई, कुतुम्बा, कवारू, ये सारी ही प्रॉपर्टीज जो है इससे रेगुलेट होती हैं। सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 अलाउ करता है हिंदू को अपनी प्रॉपर्टी विल के थ्रू डिस्पोज करने का मतलब राइट देता है, ठीक है। एंड इस सेक्शन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये प्रोविजन अप्लाई होता है सर्टेन ट्रेडिशनल फैमिली प्रॉपर्टीज पर, और सेक्शन 30 के स्कोप में ये सारे ही जो है वो इंक्लूडेड है ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज। तरवाद जो है ये रीजनल मतलब ये केरला के साइड की प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका मतलब होता है जॉइंट फैमिली यूनिट। वहीं तवज़ई अगेन केरला कम्युनिटी फीमेल लाइन ब्रांच, कुतुम्ब कर्नाटका के साइड का होता है, कवरू तुल्लू रीजन, ये सब ऐसे होते हैं, एंड ये सब ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी सिस्टम्स है। और सेक्शन 30 कहता है कि हिंदू अपनी विल के थ्रू सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ही नहीं, बल्कि इन ट्रेडिशनल फैमिली प्रॉपर्टी सिस्टम्स में अपने इंटरेस्ट को भी डिस्पोज जो है वो कर सकता है। और ये प्रोविजन डिफरेंट रीजनल कस्टमरी सिस्टम्स को रिकॉग्नाइज करता है। यूनिफॉर्म सक्सेशन लॉ के अंडर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड जो है वो किया गया है, और इसीलिए आपका जो सेक्शन 30 सॉरी ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑल ऑफ द अबव, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स है फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। सो हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स को देखेंगे। सो इसमें जो पहला है, दैट इज इट इज अज्यूम दैट अ पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, संथल, क्रिश्चियन, ज्यू और पारसी बाय रिलीजन इज हिंदू। सो जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है और हिंदू लॉ से गवर्न है, उसे हिंदू माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये गिवन है आपको सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में, ठीक है। फिर दूसरा है इसकी लिंगायत, वीराशैवा, ब्रह्मो, आर्य समाज एक्सेट्रा को हिंदू कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। देन थर्ड इज की लॉ अ पर्सन कन्वर्टेड हु कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन नीड्स टू फॉलो लोकल रिचुअल और कस्टम फॉर कन्वर्टिंग बैक टू हिंदू। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। लॉ ये नहीं कहता कि रिकन्वर्जन के लिए स्पेसिफिक लोकल रिचुअल मैंडेटरी है। अगर कोई पर्सन सिंसियरली हिंदू फेथ एक्सेप्ट करे तो उसे हिंदू जो है वो माना जा सकता है, ठीक है। रिचुअल कंपलसरी जो है नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत होता है, एंड इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन से केस में इट वाज हेल्ड दैट द राइट्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 सुपरसीड एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी एंड द डेट ऑफ डिक्री मेक्स नो डिफरेंस। तो ये चीज़ हेल्ड हुई थी आपकी सेसी अम्मल वर्सेस थायू अम्मल के केस में, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड adoption, no adoption shall be valid unless the person adopting has the capacity and also the right to take in adoption. The person giving an adoption has the capacity to do so, and the person adopted is capable of being taken in adoption. And fourth is the adoption is made in compliance with the other conditions mentioned in this chapter. ये सारी ही conditions कौन से सेक्शन में मेंशन है, तो ये आपका मेंशन है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 में, ठीक है। ये सेक्शन बताता है कि अडॉप्शन वैलिड होने के लिए कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशंस जो है वो होनी चाहिए, और 4 एसेंशियल कंडीशंस जो है वो इसमें गिवन है। कैपेसिटी ऑफ अडॉप्टिव पर्सन, देन कैपेसिटी ऑफ पर्सन गिविंग चाइल्ड, देन चाइल्ड कैपेबल ऑफ बीइंग अडॉप्टेड एंड कंप्लायंस विद अदर कंडीशंस, जो कि आपको गिवन है अंडर सेक्शन 7 to 11 ऑफ दी पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, चाहे वो स्पोकन हो, रिटन हो, इलेक्ट्रॉनिक या फिर किसी भी फॉर्म में हो, बाय अ मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ शैल बी वेदर इट विल बी वॉइड, कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द अबव, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो जो आपका मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट है 2019 का, ये एक्ट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक के बिद्दत को रेगुलेट और क्रिमिनलाइज करता है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 तलाक प्रोनाउंसमेंट इज वॉइड, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, मैरिज जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, ये प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 7, एंड दिस ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, मजिस्ट्रेट की परमिशन से पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, इसका कंपाउंडेबल नेचर होता है, ठीक है।
इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज़ करेक्ट, ठीक है? तो यहाँ जो तलाक की वैलिडिटी है वो वॉइड होगी। नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है? वो कॉग्निजेबल है एंड सेटलमेंट मतलब कंपाउंडेबल है, ठीक है? यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 वो क्या प्रोवाइड करता है फॉर वुमेन? वेदर इट प्रोवाइड्स फॉर compulsory राइट्स एट पार विद मेन, इनहेरिटेंस राइट्स इन एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम हर पेरेंट्स एट पार विद हर ब्रदर्स, या फिर इनहेरिटेंस ऑफ द सेल्फ एक्वायर्ड एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। वो सारी ही चीज़ें प्रोवाइड करता है, अबव मेंशन जितनी भी चीज़ें हैं। 2005 अमेंडमेंट ने जेंडर इक्वालिटी को स्ट्रेंथन किया, स्पेशली सेक्शन 6 के थ्रू ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 एज अमेंडेड इन 2005। एंड अब इसके बाद जो है सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग डॉटर बिकम्स कोपासना बाय बर्थ, उनके पास सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं एज सन एंड राइट टू पार्टीशन एंड टू बिकम करता ऑल्सो। एंड इनहेरिटेंस एंड एग्रीकल्चरल लैंड भी है। अर्लियर कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चरल लैंड सक्सेशन अलग रूल्स फॉलो करती थी, लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स को इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स मिले, ब्रदर्स के बराबर राइट्स, ठीक है? इसीलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एज वेल एज इनको इनहेरिटेंस ऑफ हस्बैंड सेल्फ एक्वायर्ड एग्रीकल्चरल लैंड भी मिला, ठीक है? विडो एज क्लास 1 एयर, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर एज वेल एज एग्रीकल्चरल लैंड भी इंक्लूड होती है इसमें, इसीलिए सारे ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सेक्शन 25 है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट वो किस चीज़ पर बात करता है? तो वो बात करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के ऊपर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? ये सेक्शन कोर्ट को पावर देता है कि वो स्पाउस को परमानेंट मेंटेनेंस एलिमनी ग्रांट करे, ठीक है? एंड कोर्ट डिग्री के टाइम या बाद में एलिमनाई ग्रांट कर सकती है, ठीक है? एंड एलिमनी जो है वो ग्रांट कर सकती है। लंप सम या पीरियोडिक पेमेंट्स हो सकते हैं। हस्बैंड या वाइफ दोनों क्लेम कर सकते हैं एंड जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है उनके इनकम के ऊपर, कंडक्ट के ऊपर, सर्कमस्टांसेस के ऊपर, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि a Hindu wife had been living with her children, and all the children had been brought up by her without any assistance and help from the husband many years. The wife was entitled to separate residence and maintenance under which section? So she was entitled under section 18 clause 2 subclause A of the Hindu Adoptions and Maintenance Act of 1956, ठीक है? सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 वाइफ एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हस्बैंड के बारे में बात करता है, एंड सेक्शन 18 क्लॉज 2 जो है वो बात करता है कंडीशंस व्हेन वाइफ कैन लिव सेपरेटली विदाउट लूजिंग मेंटेनेंस, ठीक है? तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सेक्शन 5 है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज से, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? ये सेक्शन बताता है कि एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहला इसकी मोनोगेमी, मतलब कि दोनों पार्टीज के पास कोई लिविंग स्पाउस नहीं होनी चाहिए। देन दूसरा इज मेंटल कैपेसिटी, पार्टीज जो है वो साउंड माइंड के होने चाहिए। फिर तीसरा इज एज की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो ग्रूम है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए, जो ब्राइड है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए। फिर चौथा इज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मतलब पार्टीज प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं होनी चाहिए अनलेस कस्टम परमिट्स। एंड लास्ट इज सपिन रिलेशनशिप, पार्टीज जो है वो सपिन रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? Then next question is कि a marriage between a girl of 22 years with her maternal uncle's son of 23 years in accordance with the Special Marriage Act, ये marriage क्या है? ये marriage valid है, voidable है, void है, या फिर valid है only in North India? So यहाँ पे जो correct option है that is option number 1 valid है, because जो section number 4 है of the Special Marriage Act of 1954 वो बात करता है conditions relating to solemnization of special marriages, ठीक है? Marriage valid होगी अगर parties sound mind के हैं, required age जो है वो complete है, and they're not within degrees of prohibited relationship unless custom permits, and under the Special Marriage Act maternal uncle's son equal to cousin marriage, ठीक है? generally not prohibited unless specifically listed, ठीक है? और स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोहिबिटेड डिग्री लिस्ट नारो है कंपेयर टू सम पर्सनल लॉज, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे जो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है कि अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1939 अ मुस्लिम वाइफ कैन सीक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ द हस्बैंड फेल्स टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर, ठीक है? हाउ मेनी ईयर्स? सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 3 ईयर्स। सो सेक्शन 2 जो बात करता है ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स बाय वाइफ के, इस सेक्शन में मुस्लिम वाइफ को मल्टीपल ग्राउंड्स दिए गए हैं डिवोर्स के लिए, एंड वाइफ डिसोल्यूशन क्लेम कर सकती है अगर हस्बैंड 3 साल तक मैरिटल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने में फेल हो जाए तो, ठीक है? और ये जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? दे इंक्लूड कोहैबिटेशन, कंपेनियनशिप, कॉन्जुगल ड्यूटीज, ये सारी, ठीक है?
यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज़ 3 इयर्स, वो करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 लेज डाउन फॉर द एसजी। ठीक है, कौन सा सेक्शन? तो सेक्शन नंबर 29, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, वो इसकी बात करता है। ठीक है, दैट इज फेलियर ऑफ एयर्स। ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी हिंदू की डेथ हो जाए और कोई लीगल एयर जो है वो ना हो, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? वो गवर्नमेंट को चली जाती है। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम एसजीट कहते हैं। एस्टेट का मतलब प्रॉपर्टी ओनर बिना एज के मतलब प्रॉपर्टी ओनर जो है वो बिना एज के मर जाए, एंड प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट को ट्रांसफर हो जाती है, स्टेट अल्टीमेट एयर बन जाता है यहाँ पे। ठीक है। Then next question is कि the case of Muhammad Ali Aladad Khan versus Muhammad Ismail Khan is related to what? So that is related to acknowledgement of paternity. Option number 4 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। एंड मुस्लिम लॉ में अगर एक आदमी किसी बच्चे को अपना लेजिटिमेट चाइल्ड एक्सेप्ट करता है तो चाइल्ड लेजिटिमेट माना जा सकता है, इनहेरिटेंस राइट्स उसको मिल सकते हैं, फैमिली स्टेटस जो है उसका वो रिकोगनाइज होता है, एंड इसी को कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी या फिर इकरार बिल वलद। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस the Supreme Court in 2017 declared that pronouncement of talaq 3 times at a time by a Muslim husband is unconstitutional. So this was declared in the landmark case of Shara Bano versus Union of India. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आपको भी पता ही होगा। ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत यानी कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया इस केस में। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इफ अ मैन मैरीज अ गर्ल who is within his prohibited relationship and his custom does not permit such marriage, then such a man would be punished under what? So he would be punished under section 18 clause b of the Hindu Marriage Act of 1955। ठीक है। तो जो सेक्शन 5 है ऑफ मतलब सेक्शन 5 क्लॉज 4 वो बात करता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, दैट इज मैरिज इनवैलिड होगी अगर पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो अनलेस कस्टम परमिट्स। और जो सेक्शन 18 है वो बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ कंडीशंस की। सेक्शन 18 बताता है कि सेक्शन 5 की कंडीशंस वॉयलेट करने पर क्या पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। ठीक है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। The next question is कि which section of the Hindu Marriage Act 1955 provides that a child from a void marriage would be legitimate? So the correct option is option number 4, section 18 जो है वो इस चीज़ के बारे में बताता है। एंड ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है उन चाइल्ड्स को, उन बच्चों को जो void marriage से पैदा हुए हैं या voidable marriage से उन्होंने मतलब आए हुए हैं। ठीक है। एंड चिल्ड्रन जो है दे आर कंसिडर्ड लेजिटिमेट, चाहे मैरिज वॉइड हो, बच्चा जो है वो इलेजिटिमेट नहीं माना जाएगा। एंड चाइल्ड को पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट्स जो है वो मिलते हैं, दो लिमिटेड टू पेरेंट्स प्रॉपर्टी, नॉट कोपार्सनरी प्रॉपर्टी इन सम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। Then next question is which of the following provisions of the Hindu Marriage Act of 1955 incorporates the fault theory of divorce? So that is given under section 13 clause 1. Option number 1 is the correct answer. Fault theory of divorce का मतलब है कि डिवोर्स तब मिलेगा जब एक स्पाउस दूसरे की गलती फॉल्ट प्रूव करे। ठीक है। एंड द एग्जांपल्स ऑफ दिस इंक्लूड्स लाइक अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिसर्टेशन, कन्वर्जन, मेंटल डिसऑर्डर, वेनेरियल डिजीज, ये सब। ठीक है। एंड ये सेक्शन स्पाउस को डिवोर्स अलाउ करता है तभी जब दूसरा स्पाउस गिल्टी हो। Then next question is कि under the Hindu Maintenance and Adoption Act of 1956, which of the following circumstances can a dependent enforce his right to maintenance against a transferee of an estate from which he has a right to receive maintenance? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बोथ 1 and 2, यानी कि ओनली व्हेन द ट्रांसफरी हैज नोटिस ऑफ सच राइट, एंड दूसरा ओनली व्हेन द ट्रांसफर इज ग्रेटिट्यूअस। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ दिस हामा, दैट इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इस ये सेक्शन कहता है कि डिपेंडेंट्स अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं एस्टेट से अगर एस्टेट ट्रांसफर हो जाए, तब भी डिपेंडेंट का राइट कंप्लीटली जो है वो खत्म नहीं होता है। ठीक है। और व्हेन कैन दिस डिपेंडेंट क्लेम फ्रॉम ट्रांसफरी? तो डिपेंडेंट ट्रांसफरी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है तब जब ट्रांसफरी को नोटिस हो राइट का, अगर बायर को पता था कि डिपेंडेंट का मेंटेनेंस राइट है, और दूसरा जब ट्रांसफर जो है वो ग्रेटिट्यूअस हो, अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट में ट्रांसफर हुई है मतलब यानी उसका कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया गया है, तो दोनों सिचुएशंस में डिपेंडेंट का जो राइट है वो एनफोर्सेबल होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर वैलिड अडॉप्शन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ चाइल्ड। ठीक है। सेक्शन 11 जो कि बात करता है अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, ये सेक्शन कहता है कि वैलिड अडॉप्शन के लिए एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी जो है वो ज़रूरी होती है। ठीक है। और चाइल्ड को बायोलॉजिकल पेरेंट गार्जियन देता है, और जो अडॉप्टिव पेरेंट होता है वो फॉर्मली उसको लेता है। ये सिंबॉलिक नहीं है, ये रियल ट्रांसफर जो है होना चाहिए। ठीक। वहीं अगर हम दत्ता होमम की बात करें तो ये मैंडेटरी नहीं होता है, ये एक रिलीजियस रिचुअल है और ये ऑप्शनल होता है, कस्टम हो तो परफॉर्म किया जा सकता है, ऐसी वाली चीज़ इसके साथ एसोसिएटेड होती है। Then next question is कि Hindu male can adopt a female child if the difference of age between the two is of more than how many years? So the correct option is option number 4, 21 years. ठीक है। ये question
क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ दिस हामा, अगर मेल एडॉप्टिव पेरेंट फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट कर रहा है तो अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टेड डॉटर के बीच मिनिमम 21 ईयर्स का गैप जो है वो होना चाहिए। The next question is which of the following relations is not dependent under section 21 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act of 1956. So the correct option is option number 1, grandmother. ठीक है, so section 21 में dependents जो है वो define किए गए हैं and ये section बताता है कौन कौन dependents जो है वो माने जाएंगे जो maintenance claim कर सकते हैं। तो इसके according क्या included है, तो इसमें widow of deceased, minor sons and unmarried daughters, aged or infirm parents, widowed daughter-in-law, children of predeceased son or daughter, ये legally recognized dependents हैं। वहीं ग्रैंड मदर जो है वो सेक्शन 21 की लिस्ट में स्पेसिफिकली इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए वो डिपेंडेंट के रूप में ऑटोमेटिकली एलिजिबल जो है वो नहीं होती है। ठीक है, the next question is कि hadith is one of the sources of Muslim law. It comprises of what? So it comprises of words and actions of the Prophet. Option number 2 जो है वो correct है। ठीक है, मुस्लिम लॉ के प्राइमरी सोर्सेज में इंक्लूड होते हैं कुरान, सुन्नत या फिर हदीस, इजमा एंड कियास। और हदीस का मतलब है प्रॉफिट मोहम्मद के वर्ड्स, एक्शंस और अप्रूवल्स का रिकॉर्ड, और इसको सुन्नत जो है वो भी कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी होता है फॉर अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, ये कौन एक्सरसाइज कर सकता है? सो दिस कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय द वाइफ। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और ये प्रोविजन वाइफ को एडिशनल ग्राउंड्स देता है डिवोर्स के लिए, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 ऑफ द दिस HMA 1955। ठीक है, एंड इसका मतलब होता है कि अगर वाइफ की शादी उसकी माइनॉरिटी यानी कि बिफोर 15 ईयर्स में की गई हो और उसने 15 से 18 साल के बीच मैरिज रेप्यूडिएट कर दी, तो वाइफ जो है वो डिवोर्स क्लेम कर सकती है, और इसी को हम कहते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। The next question is कि which section of the HMA 1955 provides that a child from a void marriage would be legitimate? So this question has been repeated and the correct answer is option number 4, that is section 16. ठीक है, then next question is कि section 19 of the Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956 provides for what? So it provides for maintenance to the widowed daughter-in-law. Option number 3 जो है वो correct है, and the section says कि widowed daughter-in-law अपने father-in-law से maintenance जो है वो claim कर सकती है अगर उसके पास अपनी इनकम ना हो, वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस ना ले पा रही हो, और उसका हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो चुकी हो, तो ये सारे कंडीशंस फुलफिल होने पे शी कैन सीक मेंटेनेंस फ्रॉम देयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मुस्लिम माइनर? सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ब्रदर। मुस्लिम लॉ में गार्जियनशिप जो है वो दो टाइप्स की होती है, दैट इज गार्जियन ऑफ पर्सन एंड गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी गार्जियन से रिलेटेड है। तो लीगल गार्जियंस ऑफ प्रॉपर्टी कौन कौन होते हैं? वो होते हैं फादर, एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय फादर, पेटर्नल ग्रैंडफादर एंड एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय ग्रैंडफादर। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड है, प्रॉपर्टी गार्जियंस है। और ब्रदर जो है वो कोई भी किसी भी तरह का लीगल गार्जियन जो है नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ मैरिज विद अ वुमन बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ इद्दत इज व्हाट? सो दैट इज इररेगुलर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर कोई वुमेन डिवोर्स या हस्बैंड की डेथ के बाद इद्दत पीरियड कंप्लीट किए बिना शादी करे, तो ये मैरिज जो है वो इरेगुलर होती है, यानी कि फासिद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन जो है वो लॉफुल गार्जियन है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। मतलब अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द माइनर, अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट एंड अ पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट एन अनमैरिड डॉटर, ये सारे ही लॉफुल गार्जियंस होते हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो शाबानो का केस है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है मेंटेनेंस से ऑफ डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। The next question is कि the family courts have concurrent jurisdiction to pass a decree for dissolution of marriage under the Indian Divorce Act, in which case the order was passed. So इसका जो correct option है that is option number 2, डॉक्टर मेरी वर्सेस डॉक्टर विंसेंट ऑफ 1991। इन इस केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि फैमिली कोर्ट्स को jurisdiction है डिवोर्स डिग्री पास करने का अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1869। ठीक है, the next question is कि who of the following Muslim is not entitled to maintenance? So the correct answer is option number 4, that is an illegitimate son. Muslim law में maintenance का concept family responsibility पर based है, and who are entitled to maintenance? तो एक minor son, एक unmarried daughter, grandparents, ये सारे ही entitled है, लेकिन एक illegitimate son जो है वो entitled नहीं है। illegitimate child का legal lineage father से establish नहीं होता, इसलिए father पर maintenance का obligation जो है वो नहीं होता है। ठीक है, the next question is कि deferred meher is payable at a time of divorce or death of a spouse. ठीक है, this statement is true under Sunni law, or whether this statement is not true, or deferred meher is payable only at the time of divorce, or deferred meher is payable only at the time of death of the spouse. So the correct option is option number 1 कि ये statement true है under the Sunni law। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मेहर की, तो वो क्या होता है? सो मेहर जो है, डावर जिसको हम बोलते हैं, ये एक अमाउंट है जो हस्बैंड वाइफ को मैरिज के टाइम देने का प्रॉमिस करता है। ठीक है, एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेहर जो बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी
कैटेगरी है दैट इज प्रॉम्प्ट मुअज्जल, ये इमीडिएटली पेएबल होता है, एंड एक डिफर्ड होता है मुवज्जल, ये जो है पेएबल होता है लेटर। एंड ये जो डिफर्ड मेहर होता है ये कब पेबल होता है, तो सुन्नी लॉ के अंडर डिवोर्स होने पर पेबल होता है या फिर हस्बैंड की डेथ पर पेबल होता है, और ये वाइफ का लीगल राइट बन जाता है। ठीक है, तो डिफर्ड मेहर एक सिक्योरिटी है वाइफ के लिए, अगर डिवोर्स हो जाए या हस्बैंड की डेथ हो जाए। ठीक है, वाइफ जो है तब डिफर्ड मेहर क्लेम कर सकती है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दायाभाग स्कूल प्रिज्यूम्स दैट अ फैमिली बिकॉज इट इज जॉइंट possesses joint property, whether this statement is correct or this is a presumption under Mitakshara school or this statement is incorrect या फिर none of these। So यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, कि एक प्रिजम्पशन है अंडर द मिताक्षरा स्कूल। सो मिताक्षरा के अंडर जॉइंट फैमिली जो है वो प्रिज्यूम्ड जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, कोपासनरी राइट्स होते हैं उसमें बाय बर्थ, एंड उसमें यूनिटी ऑफ ओनरशिप होती है। ठीक है, सो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, एंड विद दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी क्वेश्चंस व्हिच वर रिलेटेड टू द फैमिली लॉ, व्हिच इंक्लूड्स बोथ द हिंदू लॉ एज वेल एज द मुस्लिम लॉ, व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द previous AIB examinations, that is all India bar examination। and now we will meet in some further videos discussing various subjects, various other subjects which have been asked, yeah, which are going to be asked in the AIB examination. Till then, thank you and have a nice day. Take care.